हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर इकाई 3 प्रश्न 9 अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर अज्ञेय का काव्य सौष्ठव, प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में अज्ञेय की गणना होती है। यह आलोचकों की एक प्रकार की धांधली ही है कि वे अज्ञेय को एक प्रबुद्ध कलाकार से अधिक प्रयोगवाद के प्रवर्तक और पोषक के रूप में मानते हैं, जबकि अज्ञेय ने स्वयं इस नाम को भ्रामक माना है। उनकी कविता की भावगत और शिल्पगत विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। अज्ञेय के काव्य का भाव पक्ष। अज्ञेय के काव्य में भावों का वैविध्य दर्शनीय है। डॉक्टर रामदरस मिश्र के शब्दों में, अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। इस धारा के कवियों में अज्ञेय का स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। उनका स्वयं अहम से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, आदिम गंध से लेकर विज्ञान की चेतना तक, यंत्र सभ्यता से लेकर लोक परिवेश तक, यातना बोध से लेकर विद्रोह की ललकार तक, प्रकृति सौंदर्य से लेकर मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। यह बात और है कि इस व्याप्ति में सर्वत्र संवेदनशीलता या अनुभूति साथ नहीं देती। कहीं कहीं कोरी बौद्धिकता या शुष्क बोध उभर आता है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान अज्ञेय के काव्य में भाव वैविध्य को लक्ष्य करके कहते हैं कि अज्ञेय के काव्य का वस्तु पक्ष अनेक तंतुओं से बुना गया है। इसमें दुख एवं क्षण का महत्व है, मोह भंग एवं आस्था का स्वर है, यथार्थ के प्रति आग्रह है, सहज प्रेम की अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व की स्थापना तथा उसका परिष्कार है, अंकिंचन परिस्थितियों तथा सामान्य वस्तुओं से बौद्धिक एवं रागात्मक संबंध है, व्यंग्य कपट है, सामाजिक चेतना की अभिव्यंजना है, लोक संपत्ति की भावना है, छायावादी तथा प्रयोगवादी जीवन बोध है, आधुनिकता की ध्वनि है और अहमवादी प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक चेतना अथवा बौद्धिकता इसकी काव्य वस्तु की विशिष्टता है। बात तो सही है। अज्ञेय के काव्य की इन भावगत विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है। पीड़ा बोध। अज्ञेय उन प्रयोगवादी कवियों में हैं जो मध्य वर्ग की पीड़ा को अच्छी तरह पहचानते हैं। आज मध्य वर्ग के सपने और आकांक्षाएं बड़ी रंगीन हैं, किंतु उसके चतुर्दिक परिव्याप्त आर्थिक वैषम्य की अभेद्य दीवारों से टकराकर उसके रंगीन सपने चूर चूर हो जाते हैं। मध्य वर्गीय व्यक्ति थका हुआ और टूटा हुआ अपनी स्वर की सीमाओं में पीड़ा के मौक्तिक खोजने लगता है। उसकी इस पीड़ा को अज्ञेय जी ने अच्छी तरह पहचाना है, तभी वे लिखते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें वह सीख देता है सबको मुक्त रखें। मध्य वर्ग की हीनता और आहत विश्वास का चित्रण इन पंक्तियों में देखिए। मेरी भुजाएं टूट गई हैं क्योंकि मैंने उसकी परिधि में मेघों को बांध लेना चाहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? दमित काम वासना। छायावादी कवियों ने कल्पना लोक में नारी के साथ साहचर्य जोड़कर अपनी पिपासा पूर्ति कर ली थी, किंतु यथार्थ के प्रति आग्रह रखने वाले प्रयोगवादी कवि के लिए ऐसा करना संभव न था। फ्रायड का काम सिद्धांत उनका जीवन दर्शन बनाकर उन्होंने कल्पना के सतरंगी आवरण का उच्छेद कर दमित काम वासनाओं का निवारण रूप प्रस्तुत किया। अज्ञेय के काव्य में दमित यौन वासना को इस प्रकार रूपायित किया गया है। आह मेरा विश्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, प्यार अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। अनुभव की प्रामाणिकता। नई कविता की यह महत्वपूर्ण विशेषता अज्ञेय के काव्य में विद्यमान है। जिन अनुभवों को कवि ने स्वयं भोग कर प्राप्त किया है, वे अपनी सच्चाई के कारण सहज ही दूसरों को प्रभावित करने में सूक्ष्म रहेंगे। इसलिए अज्ञेय अनुभव की प्रामाणिकता का महत्व स्वरों से उद्घोषित करते हैं। अच्छा अपना ठाठ फकीरी, मंगनी के सुख साध से अच्छा सार्थक मौन, व्यर्थ के श्रवण मधुर छंद से अच्छा मोह भंग और यथार्थ के प्रति आग्रह। कवि अज्ञेय ने छायावादी कुहासे से निकलकर जब यथार्थ के नए धरातलों की खोज की है, उस समय जीवन के कुरूप, क्षुद्र और तुच्छ पक्ष को अपने ध्यानाकर्षण का केंद्र बनाया है। जीवन में सुंदर असुंदर, उदात्त अनुदात्त, भव्य तुच्छ आदि का सापेक्षिक महत्व है। अज्ञेय को सिद्ध चांदनी वंचना मात्र प्रतीत होती है और जीवन के कुरूप पक्ष के प्रति आग्रह, यथार्थ के प्रति लगाव तथा मोह भंग की स्थिति के कारण वे वाल्मीकि पर बैठे क्रौंच को प्रिया विरह जनित वेदना से आक्रांत न बताकर दीमकों की टोह में बैठा हुआ बताते हैं।
क्रौंच वाल्मीकि पर तो मत समझ, वह अनुष्टुप बाँचता है संगिनी के स्मरण में, जान ले दीमकों की टोह में है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? व्यक्ति का समाजीकरण। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है कि अज्ञेय के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने काव्य में के नए चरण में व्यक्ति के समाजीकरण पर विशेष बल दिया है और इस प्रवृत्ति को नई कविता का लक्षण माना गया है। कवि समाजीकरण की भावना से अनुप्रामाणित होकर कहता है, झाड़ मत पत्ता खड़ा कर, स्वयं अपने आप से तू झड़, प्यास पर तू विजय पा, पर और जो प्यास मिले उनके लिए चुपचाप निश्चल स्वच्छ शीतल प्राण रस भर। क्षणवाद। अज्ञेय शब्द के महत्व को स्वीकारते हुए लिखते हैं कि हमें किसी कल्पित अजरता का तोह नहीं, आज की विविक्त अद्वितीय इस क्षण को शाश्वत हमारे लिए वही है। नहीं तू समझा नहीं। विद्रोह भावना। अज्ञेय के काव्य में विद्रोह भरे स्वर भी गूंज रहे हैं। उनके विद्रोह भावना की विशेषता यह है कि एक प्रकार की कोमलता भी उसे अवेष्टित किए हुए हैं। श्री विशंभर मानव ने लिखा है कि अज्ञेय का कवि व्यक्तित्व शिला सी कठोरता और नवनीत सी कोमलता से निर्मित है। उनके विद्रोही स्वभाव के भीतर से कोमलता की यह चेतना वैसे ही फूटकर प्रवाहित होती रहती है जैसे पर्वत के अंदर से निर्झर की कोमल धारा। अज्ञेय की कोमलता स्नात विद्रोह भावना का स्वरूप इन पंक्तियों में देखिए। सुनो तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनो घृणा का गान, तुम जो बड़े बड़े गद्दी पर ऊंची दुकानों में उन्हें कोसते हो जो भूखे मरते हैं खानों में, तुम जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जलदान। मैं नहीं बताऊंगा। हालावाद। बंदी स्वप्न में हालावाद को भी कवि अज्ञेय ने अपने काव्य का विषय बनाया है। हालावाद पर कवियों ने बड़ी रंगीन रचनाएं प्रस्तुत की हैं, किंतु अज्ञेय की रचनाएं इनसे अलग हैं। कवि की आकांक्षा है कि उसका सूखा कंठ ही सुरा के प्याले से तृप्त न हो, उसके नेत्र भी मधुवाला के दर्शन सुख प्राप्त करें, परंतु अवगुंठन के हटते ही उसकी साकी को रक्त स्नात दुखिया भारत माँ है और यह देखकर उसका हृदय लज्जा से गड़ जाता है। इस प्रकार कवि ने देश की वास्तविक दशा और देश के नवयुवकों के स्वप्नमय जीवन को साकार करने के लिए जो कल्पना की है, निसंदेह अत्यंत प्रभावकारी बन पड़ी है। मैंने कहा कंठ सूखा है, दे दे मुझे सुर का प्याला, मैं भी पीकर आज देख लूं यह तेरी अंगुरी हाला। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। व्यंग्यात्मकता। अज्ञेय के काव्य में व्यंग्यात्मकता पर विचार करते हुए डॉक्टर शेरजंग गर्ग ने लिखा है कि अज्ञेय का व्यंग्य संतुलित है, उसमें बौद्धिकता की छाप है एवं आधुनिक सभ्यता की विसंगति और निरर्थकता पर व्यंग्य है जो प्रायः करुणा का भाव लिए होता है। अज्ञेय जहाँ विषमता पर प्रहार करते हैं वहाँ वे प्रगतिवादियों के ठीक विपरीत आवेश रहित शैली में ऐसा करते हैं। आवेश रहित होना ही अज्ञेय के व्यंग्य की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा देश नामक कविता में वे ग्रामों की दुर्दशा का व्यंग्य परक चित्र खींचते हैं जिनमें हमारा देश बसता है। इन्हीं तीर्ण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। प्रकृति चित्रण। छायावाद और नई कविता के सेतुबंध अज्ञेय की कविता में प्रकृति का अनेक रूप में अंकन हुआ है। उनमें प्रकृति के तटस्थ और निर्लिप्त दृश्य चित्र खींचने की प्रवृत्ति नहीं है। प्रकृति का चित्र अंकित करते करते वे उसमें ऐसी संवेदनशील जीवंतता भर देते हैं कि प्रकृति का पृष्ठभूमि रूप में वह अंकन अति मनोहारी बन जाता है। उदाहरण स्वरूप मालाबार का एक दृश्य नामक कविता में प्रकृति का चित्रण करते करते वे अचानक एक मालाबारी वाला की एक ओर आकृष्ट हो उठते हैं। कबरी में खौस फल, गुड़हल का सुलगे अंगार, साड़ी लाल धारे, सेहूर के सामने कटीली खड़ी, वाला मालाबार की। कंट्रोल उदय। प्रेम अनुभूति। अज्ञेय ने प्रेम के वासनात्मक एवं प्रतीकात्मक स्वरूप का चित्रण किया है, साथ ही प्रेम के सहज और स्वाभाविक स्वरूप का उद्घाटन भी किया है। प्रेम के वासनात्मक एवं प्रतीकात्मक स्वरूप का चित्रण निम्नांकित पंक्तियों में देखिए। उड़ गए वह बावला पंछी सुनहला, कर प्रदर्शित देह की रोमावली को प्राप्त होते। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञेय के काव्य का वस्तु पक्ष अनेक तंतुओं से निर्मित है। बौद्धिक चेतना उनकी काव्य वस्तु की विशिष्टता है। बुद्धि के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है और बौद्धिकता को वह नए साहित्य का अभिन्न अंग तथा नैतिक बोध के लिए अपेक्षित वस्तु बताते हैं। उनकी काव्य वस्तु की विशिष्टता निर्विवाद रूप से सिद्ध है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अज्ञेय के काव्य का कला पक्ष। भाव पक्ष की भांति ही अज्ञेय के काव्य का कला पक्ष भी विशिष्टता से युक्त है। उनके प्रतीक विधान, बिंब विधान, अलंकरण, भाषा एवं छंद योजना में प्रयोगशीलता एवं बौद्धिकता के तत्व परिलक्षित होते हैं।
कवि नवीन उपमानों, बिंबों एवं प्रतीकों के उपयोग पर बल देने के कारण इन शब्दों में बताता है। अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई हुई टटकी कली चंपे की बगैर तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इस प्रकार कवि की धारणा है कि जिस प्रकार बर्तन ज़्यादा घिस जाने पर उनका मुलम्मा छूट जाता है, उसी प्रकार प्रतीक और उपमान भी पुराने होकर अपना मूल्य खो देते हैं। वे युग एवं व्यक्ति की चेतना, काव्य की विषय वस्तु का स्वरूप निर्धारित करते हैं और सिद्ध करते हैं कि नवीन वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए नवीन शिल्प विधि आवश्यक है। काव्य शिल्प के क्षेत्र में नवीन प्रयोग न केवल नवीनता के सूचक हैं, अपितु वे उसकी आवश्यकता भी हैं। इसलिए अज्ञेय के काव्य की शिल्प विधि अपनी नवीनता और प्रयोगशीलता के कारण विशिष्ट बन पड़ी है। भाषा की दृष्टि से अज्ञेय की कविता में नए शब्दों की भरमार है। ये शब्द मुख्यतः 3 क्षेत्रों में गृहीत हैं। क बोलचाल की भाषा से यथा मटियाली, नलियारा, कुई, झेप, टटकी, तलैया, पानीदार, अल्हड़, कलगी आदि। ख विदेशी साहित्य और संस्कृति से यथा पियानो, मोटर, आर्ट पेपर, रेडियो, इट्स, रॉकेट, फ्लैट आदि। ग भारतीय धर्म और संस्कृति से यथा आदिम, अहेरी, हिमपुरुष, यावर, औंघड़, पारमिता आदि। समझ रहे हो? प्रतीक योजना। अज्ञेय के काव्य की प्रतीक योजना उनके नवीन दृष्टिकोण की परिचायक हैं। उनके प्रतीकों का स्वरूप उनकी काव्य वस्तु के अनुरूप ही वैयक्तिक और बौद्धिक हैं। जीवन की जटिलता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने बौद्धिक प्रतीक अपनाए हैं, तो काम, भावना तथा मनोविश्लेषण से प्रेरित होकर मन प्रतीकों का प्रश्रय लिया है। कहीं कहीं उनके प्रतीक इतने वैयक्तिक हैं कि वे दुरूह और क्लिष्ट हो गए हैं। क्षण की अनुभूति एवं मानसिक स्थितियों का व्यतीकरण कवि ने नवीन प्रतीकों के माध्यम से किया है। उदासीन मन स्थिति के लिए शिशिर, मोहभंग की स्थिति के लिए रेत, जीवन विस्मय की स्थिति के लिए कांच की टंकी में पली सोन मछली, नागरिक मानव की चेतना के लिए सांप, अभिशप्त मानव की चेतना के लिए गिरगिट, नवीन आलोक के लिए बावरा अहेरी, मानव व्यक्तित्व के लिए नदी का द्वीप, समष्टि के लिए सागर तथा व्यष्टि के लिए मछली के प्रतीकों का प्रयोग कवि की बौद्धिक चेतना का परिणाम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अज्ञेय ने सौंदर्य चित्रण, रूप योजना और नई कल्पनाओं के नियोजन में जिन प्रतीकों का उपयोग किया है, वे प्रकृति के क्षेत्र से गृहीत हैं। दमित काम वासना की अभिव्यक्ति के लिए ये प्रतीक अधिकांशतः प्रयुक्त हुए हैं। निम्न पंक्तियों में 2 पंखुड़ियाँ लाल अधरों की प्रतीक हैं। 2 पंखुड़ियाँ भरी लाल गुलाब की तकती प्यासी पिया के ऊपर झुके हुए उस फूल को और ज्यों होठों तले। अज्ञेय की छंदबद्ध रचनाओं में इत्तेलम के लोक धुनों पर आधारित कुछ गीत आते हैं जो कि सफल बन पड़े हैं। श्री प्रभाकर माचवे का उनके छंद विधान के संबंध में मत है कि उनके मुक्त छंद पर अंग्रेजी के आधुनिक छंद के प्रयोगों, विशेषतः इलियट की प्रलंबित वाली टेक्निक का और लॉरेंस को भाव आवेशमय गद्यात्मक ध्वनि चित्रण पद्धति का बहुत सूक्ष्म पर गहरा प्रभाव है। परंतु अज्ञेय के मुक्त छंद में सरसता न आ पाने का कारण उसमें नाद माधुर्य की जो एक मूलभूत अंतर्धारा चाहिए उसका अभाव है। नहीं। निष्कर्ष उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री अज्ञेय हिंदी साहित्य के एक अप्रतिम कलाकार हैं। वे आधुनिक कविता के सर्वाधिक चर्चित कवि भी हैं। उनकी रचनाएं उनके संवेदनशील कवि व्यक्तित्व के साथ ही उनके वैचारिक मानस की भी संवाहिका हैं। अज्ञेय का चिंतन पक्ष पर्याप्त समृद्ध एवं मौलिक है, जिससे हिंदी कविता को नए विचार सूत्र मिलते रहते हैं। अज्ञेय के काव्य का शिल्प आयासजन्य है। उसमें तरासे हुए शब्दों की जगमगाहट, प्रतीकों और बिंबों की नवीनता तथा संस्कृत कोश की क्लासिकता द्रष्टव्य हैं।